वेलकम बैक बच्चों। अब हम पॉलिटिकल साइंस का सेकेंड पार्ट देखेंगे फर्स्ट चैप्टर का। प्रीवियस पार्ट में हमने राष्ट्र की बुनियादी पहचान तक पढ़ा था, संविधान की सत्ता। यहाँ तक हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका। इसका मतलब क्या है कि कोई भी संविधान अस्तित्व में कैसे आएगा, किसने संविधान बनाया, जिसने ये संविधान बनाया उसके पास बनाने की शक्ति कितनी थी और किस तरह वो इफ़ेक्टिव है, ये चीज़ें इसमें बताई गई हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल विश्व के जो सबसे सफल यानी कि सक्सेसफुल संविधान हैं उसमें भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका का संविधान है। ये आपका MCQ भी है यहाँ से कि दुनिया के सफल संविधानों के बारे में बताइए, तो ये आपका यहाँ से MCQ बन रहा है। ऐसे उदाहरण हैं जिन्हें एक सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनाया गया था। आप देखिए भारत में भी हमारे आंदोलन चले थे जिस टाइम पर ब्रिटिशर्स थे, हमारे जो देश के लोग थे उन्होंने आंदोलन किए थे बहुत सारी चीज़ों को लेके, और फिर ये देखा कि पास्ट में हमें किन चीज़ों को फेस करना पड़ा था, तो हम अब अपने संविधान में इस तरीके से चीज़ों को ऐड करें, नियम कानूनों को ऐड करें जिससे कि हमें वो प्रॉब्लम दोबारा से देखनी ना पड़े। तो संविधान सभा में संविधान बनाया गया था दिसंबर 1946 और नवंबर 1949, यानी कि दिसंबर 1946 को स्टार्ट होता है और नवंबर 1949 को तक ये कंप्लीट होता है। इसे बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। ये बन तो नवंबर 1949 तक गया था, लेकिन इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए उस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद संविधान में क्या है, संविधान के जो निर्माता थे यानी कि जिन्होंने संविधान को बनाया, उन लोगों ने यह समझाने में सफल रहे कि संविधान उनकी व्यक्तिगत शक्तियों को बढ़ाने का साधन नहीं है, यानी कि संविधान कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है जिसमें किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की शक्तियों को हम बढ़ा सकें, उसके पास ज़्यादा पावर दे सकें, बल्कि इसमें ये लिखा हुआ है कि जितने भी व्यक्तियों को हमने शक्तियाँ दी हैं उनकी बाउंडेशन भी बनाई है कि संविधान को भारी वैधता मिली है। संविधान का अंतिम प्रारूप उस समय की व्यापक राष्ट्रीय आम समिति को व्यक्त करता है। कुछ देशों ने अपने संविधान का पूर्ण जनमत संग्रह भी कराया, यानी कि जिनमें सभी लोग अपनाए जा रहे संविधान के पक्ष में भी थे और विपक्ष में थे। जब हमारा संविधान बन रहा था तब भी यही चीज़ें हुई थी कि जिस नियम कानूनों को हम ऐड कर रहे थे उसमें से कुछ लोग उसके फेवर में थे, कुछ लोग उसके अगेंस्ट थे, लेकिन फिर भी वोटिंग सिस्टम कराया गया। ज़्यादा लोग जिस चीज़ के फेवर में होते वो चीज़ें ऐड करी गई हमारे संविधान में। तो भारतीय संविधान पर ऐसा कोई जनमत संग्रह नहीं हुआ था, लेकिन लोगों की तरफ से इसे फिर भी शक्ति प्राप्त है। हमारे जो नेता थे वो बहुत फेमस नेता थे, उन्होंने देखा था कि पास्ट में हमें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो कोशिश करी कि संविधान में वो सारी चीज़ें ऐड करी जाएं जिससे आज के टाइम पे आज़ादी के बाद हमारे देश के लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो संविधान के मौलिक प्रावधान क्या हैं, उससे पहले आप देखेंगे ये क्या लिखा हुआ है, नेपाल के बारे में बता रखा है कि नेपाल के संविधान का निर्माण पर विवाद। इसमें बताया हुआ है कि नेपाल संविधान बनाने की एक जटिल प्रक्रिया थी। नेपाल में जो संविधान बना है वो 1948 बना पहले, फिर 51 में बना, फिर 59 में बना, फिर 1962 में बना और फिर 1990 में बना। लेकिन ये सभी संविधान नेपाल नरेश द्वारा प्रदान किए गए थे। नेपाल नरेश यानी कि वहाँ का जो राजा था, नरेश राजा को कहते हैं, उसने दिया था। 1990 में संविधान द्वारा बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत हुई और अनेक क्षेत्रों में नरेश के पास अपनी अंतिम शक्तियाँ बनी रही। बहुदलीय यानी कि वहाँ कोई एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, बहुत सारे वहाँ पर दल थे, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर डेमोक्रेसी की शुरुआत होती है। अब पिछले वर्षों में आप देखोगे, मतलब कुछ वर्षों में आपने देखा होगा कि नेपाल में जो गवर्नमेंट है उसकी पॉलिटिकल पुनर्रचना की गई, यानी कि राजनीति जो है, राजनीति की पुनर्संरचना की गई। इसके लिए राजनीतिक आंदोलन भी चलाए गए। संविधान में राजा की भूमिका क्या होनी चाहिए, नेपाल में समूह राजतंत्र नामक संस्था को ख़त्म करने के लिए लोगों ने गणतंत्रात्मक सरकार के पक्ष में थे, यानी कि नेपाल में जो राजा है उसकी शक्तियों को ख़त्म कर दिया जाए और यहाँ पे डेमोक्रेसी को लेके आया जाए पूर्ण तरीके से। सब लोग इसी के फेवर में थे। बहुत सारे जो नेता थे, राजनीतिक दल थे, संगठन थे, उन्होंने भी संविधान सभा के गठन की मांग करी। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे कि माओवादी भी कहते हैं, ये जनता के द्वारा चुनी गई थी। संविधान सभा के संघर्ष में ये सबसे आगे थी, प्रदर्शन भी करे गए।
आगे चल के देखा 2008 में नेपाल में राजतंत्र खत्म हो गया और यहाँ पे गणराज्य बन गया और 2015 में यहाँ ने नए संविधान को अपनाया। ये नेपाल की कहानी है। चलिए अब वापस अपने भारत के टॉपिक पे आते हैं, भारत के संविधान के टॉपिक पे आते हैं। संविधान के मौलिक प्रावधान, मौलिक क्या है, इसे हम बेसिक, इसे फंडामेंटल्स क्या है, फंडामेंटल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें कुछ चीज़ें डाली गई हैं, मौलिक अधिकार डाले गए हैं हमारे संविधान में। ये इसलिए डाले गए हैं कि कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को डोमिनेट ना करे, टॉर्चर ना करे और वो सबकी रिस्पेक्ट करे, क्योंकि जो बहुसंख्य लोग हैं वो अल्पसंख्य लोगों को टॉर्चर करते हैं, डोमिनेट करते हैं, उनका उत्पीड़न करते हैं। तो संविधान में बहुत सारी चीज़ों को इसलिए ऐसी इन चीज़ों को इंक्लूड किया गया जिससे कि कोई भी बड़े समूह वाला छोटे समूह के साथ गलत ना करे। तो मोटे तौर पर हम कह सकते हैं क्या भारत संविधान हर एक नागरिक को एक ना एक कारण देता है जिससे कि वह सामान्य रूपरेखा का समर्थन कर सकता है। तो इस चैप्टर में हमें ये पढ़ने के बाद पता चलेगा कि हाँ, हमारा संविधान हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस दे रहा है, कोई ना कोई इम्पोर्टेंस दे रहा है, कोई ना कोई शक्ति प्रदान करता है, लेकिन उन शक्तियों की एक सीमा भी बनाई गई है जिससे कि वो दूसरे व्यक्ति की शक्तियों का उल्लंघन ना करे या उनके मौलिक अधिकारों का हनन ना करे। सेकंड है आपका हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संस्थाओं का संतुलित रूपरेखा। अब ये संस्थाएं क्या हैं, देखिए हमारे संविधान में लिखा गया था कि भारत में संस्थाएं बनाई जाएंगी, जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये तीनों संस्था अलग अलग तरीके से अपना अपना काम करेंगी। तीनों संस्था एक दूसरे के मामलों में किसी भी तरीके से इंटरफेयर नहीं करेंगी, लेकिन न्यायपालिका इन दोनों के मामलों में बोल सकती है, इन्हें सुधार लाने के लिए भी कह सकती है। तो इसमें हम देखेंगे कि जैसी संस्थाएं स्वतंत्र संवैधानिक निकाय जैसे निर्वाचन आयोग आदि में बांट दिया गया। यदि कोई एक संस्था संविधान को नष्ट करना चाहे तो दूसरी संस्था उसके अतिक्रमण को नियंत्रित कर लेती है। यानी कि अगर विधायिका और कार्यपालिका अपनी शक्तियों का ज़्यादा यूज़ करेंगी, ओवर यूज़ करेंगी, तो न्यायपालिका उन्हें आदेश दे सकती है कि आप ये नहीं कर सकते हैं। ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। संस्थाओं की रूपरेखा इस बात को ध्यान में रख के बनाई गई है कि इसमें मूल्य, नियम और प्रक्रियाओं के साथ कार्य प्रणाली में लचीलापन का संतुलन होना चाहिए। अब देखिए लचीलापन क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे देश का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित दस्तावेज है। ये कठोर भी है और ये लचीला भी है। कठोर का मतलब जो चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हो गई, जो इसमें लिखी गई, उन्हें हम हटा नहीं सकते। लचीला इसलिए कह रहे हैं कि समाज की आवश्यकताओं को देख के कुछ टाइम के लिए हम इसमें चीज़ों को, नियम कानूनों को ऐड कर सकते हैं। इसीलिए बोला गया है कि संस्था की रूपरेखा बनाने में इस बात का ध्यान रखा गया कि उसमें बाध्यकारी मूल्य, नियम और प्रक्रियाओं के साथ अपनी कार्य प्रणाली में लचीलापन का संतुलन होना चाहिए। परिस्थिति के अनुसार हम इसमें बदलाव कर सकें। ये हम 9th चैप्टर में पढ़ेंगे किस तरीके से संविधान एक जीवन दस्तावेज है। तो ये जो इसमें हम टाइम टू टाइम नियम कानून कुछ टाइम पीरियड के लिए ऐड करते हैं, यही रूपरेखा संविधान को जीवंत दस्तावेज कहने के लिए बताती है। अब नेक्स्ट है संविधान कैसे बना। देखो संविधान बना कैसे, मतलब संविधान सभा में बना। एक जगह, एक पर्टिकुलर जगह जहाँ पे हमारे जो समाज सुधारक थे उन्होंने आए, बैठे, मीटिंग्स करी, डिस्कशन किया कि क्या क्या चीज़ें ऐड होनी चाहिए हमारे संविधान में और क्या चीज़ें ऐड नहीं होनी चाहिए। तो ये एक आसान तरीका नहीं था, इसमें बहुत टाइम लगा था। इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से डिस्कशन होता था, इसके ऊपर बहस भी होती थी हर तरीके से काम करने के लिए। 9 दिसंबर 1946 को हुई और 14 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद होता है। तो जब संविधान सभा के सदस्य 1935 में अगर हम देखेंगे अप्रत्यक्ष विधि से चुने गए थे। जिस तरीके से आज इलेक्शन होते हैं वैसे इलेक्शन नहीं हुए थे। लगभग इन्होंने एक योजना बनाई, ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति थी, कैबिनेट मिशन। इन्होंने इस योजना के अनुसार हर प्रांत, हर देशी रियासत, हर रियासतों के समूह जनसंख्या के अनुपात की सीटें दे दी। फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 में से एक व्यक्ति आएगा, जहाँ पे 1000 की जनसंख्या है वो अपने एक लीडर को भेज सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने जनसंख्या का अनुपात डिसाइड कर दिया। आप यहाँ पे देखेंगे कि 292 सदस्य चुने गए थे और देशी रियासतों की कम से कम सीटें 93% थी।
उसके बाद प्रांतीय विधानसभाओं में भी हर एक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना और उन्हें भेजा। कहाँ पे भेजा? संविधान सभा में संविधान को बनाने के लिए। नेक्स्ट है हमारा संविधान सभा का स्वरूप। किस तरीके की संविधान सभा थी हमारी? 3 जून 1947 को योजना के अनुसार विभाजन के बाद सभी प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? क्योंकि जब हमारे देश का विभाजन होता है तो सदस्य की संख्या कम हो गई। ये बच गई हमारी 299। तो 26 नवंबर 1949 को, पहले हमारी 299 थी, लेकिन 26 नवंबर 1949 को यानी कि हमारा देश जब आज़ाद हो गया उसके बाद संख्या बच जाती है 284। ये दोनों आपके MCQ हैं। उपमहाद्वीप, उपमहाद्वीप भारत को कहा जाता है। तो उपमहाद्वीप में विभाजन में उपजी विभीषिक और हिंसा के बीच संविधान का निर्माण का काम हुआ, लेकिन संविधान निर्माताओं ने बड़े ही धैर्यपूर्वक तरीके से इस काम को किया। संविधान सभा के गठन का विवरण केवल सतही तौर पर ही हमें बताता है कि संविधान वास्तव में कैसे बना। संविधान सभा में नेक्स्ट है हमारा संविधान सभा के कामकाज की शैली। की संविधान सभा की सत्ता केवल इस बात पर नहीं टिकी थी कि यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं वही सब कुछ करेंगे। संविधान बनाने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया और सदस्यों के साथ विचार विमर्श किया गया। और इन विचार विमर्श की जड़ में छुपे मूल्यों को समझा गया कि इनकी आवश्यकता क्यों है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कह रही हूँ कि हमने संविधान सभा में डिस्कस किया कि हमें लोगों को आज़ादी का अधिकार देना चाहिए, लेकिन बाकी लोग ये पूछ रहे हैं कि क्यों देना चाहिए। तो हम उस चीज़ को समझाएंगे, क्योंकि लंबे टाइम से हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने हमें गुलाम बना के रखा। उससे पहले मुगल्स थे और भी लोग थे। तो हमारे यहाँ पे आज़ादी नहीं थी, लोगों को किसी भी चीज़ की स्वतंत्रता नहीं थी। तो हमें अपने संविधान में स्वतंत्रता इंक्लूड करनी चाहिए। इसे हमें एक मौलिक अधिकार के रूप में इंक्लूड करना चाहिए। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ों को संविधान में इंक्लूड किया गया, संविधान में लिखा गया, और बहुत सारी चीज़ों पे हमारे लोगों के मतभेद भी हुए थे। ये डिस्कस किया गया कि भारत में शासन प्रणाली कैसी होगी, केंद्रीकृत होगी या विकेंद्रीकृत होगी। राज्यों के बीच संबंध कैसा होगा, न्यायपालिका की शक्तियाँ क्या होंगी, क्या संविधान को संपत्ति के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए। इन सारी बातों पे गहराई से विचार विमर्श हुआ था, डिस्कशन हुआ था। प्रावधान भी, संविधान का केवल एक ही प्रावधान ऐसा था जो लगभग बिना किसी विवाद के पास हो गया था। ये था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जिसका मतलब था कि बिना किसी जाति, धर्म, लिंग और आय के आधार पर सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। पहले एज थी 21, लेकिन बाद में सरकार ने ये एज घटाकर कर दी 18। तो आज के टाइम पे हर वो व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, 18 साल का है तो वो वोट दे सकता है। तो इसे हम कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो संविधान सभा को असली ताकत इस बात से मिली कि सार्वजनिक हित का काम कर रही है, यानी कि संविधान में जो भी चीज़ें थी, जो भी बहस हो रही थी, जो भी डिस्कशन हो रहे थे, वो सब किस लिए हो रहे थे कि हमारे देश में जो समाज है उसका काम हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकें। कार्य अवधि कितनी लगी, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसे बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। 2 साल 11 महीने और 18 दिन, ये इसे बनाने में इतना समय लगा था। संविधान सभा की सामान्य कार्यविधि में सार्वजनिक विवेक का महत्व स्पष्ट। सार्वजनिक विवेक यानी कि सब लोगों ने मिल के विवेकपूर्ण तरीके से काम किया। इसमें 8 कमेटियाँ थी। ये आपका MCQ है कि संविधान सभा की मुख्य कमेटियाँ कितनी थी। इसमें 8 कमेटियाँ थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अम्बेडकर इन कमेटियों के अध्यक्ष थे। ये लोग एक दूसरे से सहमत भी थे बहुत सारी चीज़ों पे ये असहमत भी थे, लेकिन फिर भी इन लोगों ने मिलजुल के संविधान सभा का काम किया। और ये 2 वर्ष 11 महीने की अवधि में संविधान सभा में 166 दिन तक चली। इसकी जो बैठकें थी इतने दिन तक चली थी और ये कंप्लीट किया गया। उसके बाद इसमें राष्ट्रीय आंदोलन को अगर हम देखें तो इस तो विरासत है। विरासत मतलब ये तो पुराने टाइम से चली आ रही थी। अगर हम आंदोलन ना करते तो आज के टाइम पे ब्रिटिशन से हमें आज़ादी नहीं मिल सकती थी। लेकिन कोई भी संविधान केवल संविधान सभा के बूते पर नहीं बना है। जैसे कि भारतीय संविधान सभा में क्या थी,
इतनी विविधता थी कि सामान्य ढंग से काम नहीं कर सकते थे। इसमें बहुत से लोगों की आम सहमति नहीं थी, जिन्हें संविधान सभा में रखा गया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सहमति बनी। इस तरह संविधान सभा केवल सिद्धांतों को मूर्त रूप और आकार दे रही थी। राष्ट्रीय आंदोलन विरासत में मिले हुए थे। सारी चीज़ों पे चर्चा होती है, जैसे कि भारत में सरकार का स्वरूप और संरचना कैसे होगी, मूल्यों का समर्थन कैसे होना चाहिए, असमानताओं को हम कैसे दूर करेंगे। तो राष्ट्रीय आंदोलन जिन सिद्धांतों को संवैधानिक सभा में लाए थे, इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में प्रस्तुत किए, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव में मिलता है कि उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य है सभी की आकांक्षा और मूल्य को सहमति देना, सबकी आवश्यकताओं को, आकांक्षाओं को, मूल्य की इम्पोर्टेंस देना और उसी के अकॉर्डिंग काम करना। तो इसी प्रस्तावना के आधार पर हमारे संविधान में समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्रता, संप्रभुता इंक्लूड करी गई। अतः हमारा संविधान केवल नियम और प्रक्रियाओं का भूल भुलैया ही नहीं है, बल्कि यह ऐसी सरकार है जो आश्वासन भी देती है कि हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे और उसकी गारंटी भी लेंगे। अब संस्थागत व्यवस्थाएं क्या थी, जैसे कि अभी हमने पढ़ा ऊपर कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये हमारी संस्थाएं हैं। इनमें एक संतुलित रूप से काम होगा। इन सब का अपना अपना काम होगा, इनकी अपनी अपनी शक्तियाँ होंगी और शक्तियों की सीमाएं भी निर्धारित करी गई थी। एक और विधायिका और कार्यपालिका के बीच तथा दूसरी ओर केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विवरण करता है। इसमें शासकीय संस्थाओं की सर्वाधिक संतुलित व्यवस्था स्थापित करने में हमारे संविधान निर्माताओं ने दूसरे देशों से भी अनुभव लिया, सीखा और इसमें कोई संकोच नहीं था। जैसे कि हम ये नहीं कह सकते कि हम नकलची हैं, बल्कि बात इससे बिल्कुल अलग थी। संविधान के हर एक प्रावधान को हमने उचित तरीके से समझा, भारत की समस्याओं को, आशाओं को देखा। भारत का सौभाग्य ही था कि हमारा संविधान सभा में संकुचित दृष्टिकोण को छोड़कर हमने पूरे विश्व से बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट किया। अपने संविधान में बहुत सारी चीज़ें ली, जैसे कि ब्रिटिश संविधान से हमने ये चीज़ें ली, आयरलैंड से हमने ये चीज़ें ली, फ्रांस के संविधान से हमने ये चीज़ें ली, कनाडा से हमने ये ली और अमेरिका के संविधान से हमने ये चीज़ें ली। तो ये सारी चीज़ें हमारे संविधान में इंक्लूड हैं और इन देशों से हमने ये चीज़ें लेके हमारे संविधान में इंक्लूड करी हैं। यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है बेटा, एनसीईआरटी क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड मत रहना। एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत कम आते हैं एग्ज़ाम में। आप चैप्टर को ध्यान से देखो, पढ़ो, इसके बीच में से क्वेश्चंस बनेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि चैप्टर के मिड में से एमसीक्यू और क्वेश्चंस आंसर बना के भी एक वीडियो अपलोड कर सकूँ। प्लीज़ कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसी लगी, आपको चैप्टर समझ में आया या नहीं, जिससे कि मैं और इम्प्रूवमेंट कर सकूँ।